स्पार्क के अंदर जब आरडीडी या फिर डेटा फ्रेम बनता है तो बाय डिफॉल्ट कितने पार्टीशंस बनते हैं? अगर मुझे पार्टीशन को कम करना हुआ या फिर बढ़ाना हुआ तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार और इस वीडियो में मैं फिर से आपके सामने आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने स्पार्क के नैरो ट्रांसफॉर्मेशन और वाइड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन किया था और मैंने बोला था कि ये इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो है हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरा इंटरव्यू एज वेल एज फॉर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कोलेज वर्सेस रिपार्टीशन। और बाय डिफॉल्ट स्पार्क के अंदर कितने पार्टीशंस क्रिएट होते हैं आरडीडी या डेटा फ्रेम के। तो आइए क्विकली आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के सामने करना चाहता हूं। मैं क्विकली अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और वो दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं मैं। सबसे पहला अनाउंसमेंट कि मेरा डेटा इंजीनियरिंग का बैच फ्रॉम 9th of अगस्त स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग एज़्योर क्लाउड, एज़्योर डेटा फैक्ट्री, एज़्योर SQL डेटाबेस, डेटाब्रिक्स, पाइस्पार्क, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस की कैसे जो है डेटा पाइपलाइन जो हम क्रिएट करेंगे उसका डिप्लॉयमेंट होगा, रियल टाइम प्रोजेक्ट, इन सब चीज़ों के अराउंड डिस्कशन करेंगे एज़्योर डेटा इंजीनियरिंग बैच के अंदर। और ये टोटली सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होगा और ये बैच सैटरडे संडे रिकॉर्डिंग प्लस लाइव होगा। रिकॉर्डिंग कंटेंट आपको दिया जाएगा और सैटरडे संडे जो है डाउट सेशन चलेगा, जिसमें मैं आपके सामने लाइव रहूंगा। आपके पास कोई भी डाउट हो, आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा है, आपको एक जब आप वीडियो वॉच करें तो आपको जो है एक अपने साथ नोटबुक रखना है और उस नोटबुक में सारे डाउट्स को लिखते चलना है। और उसके बाद जब मैं सैटरडे संडे को लाइव आपके सामने आऊँ तो आप वहाँ पे वो डाउट मेरे सामने पुटअप कर सकते हो और मेरे से डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वीकडेज में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई डाउट्स आ रहा है, ओके, तो आप जो है हम आपको एक डाउट ग्रुप में भी ऐड करेंगे, डाउट ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करेंगे, जहाँ एक कम्युनिटी है, जहाँ और भी बहुत सारे लर्नर्स हैं। तो आप जो है अपने डाउट्स को वहाँ पुटअप कर सकते हो और वो कम्युनिटी जो है आपको इशू रिजॉल्व करने में सपोर्ट करेगी। ये टोटली जॉब ओरिएंटेड आईटी ट्रेनिंग है, जो कि ये टारगेट करता है कि आप इंडस्ट्री में अच्छे से अच्छे पैकेज पे जॉब कैसे क्रैक कर पाओ। और इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन 4 मंथ्स होगा और ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं। ये हमारा वेबसाइट है https://forumta.in और ये प्रोग्राम मेरा ये मेरा प्रोग्राम है, मतलब मैं इस प्रोग्राम के अंदर लेक्चर ले रहा हूँ। ओके तो ये था इस फर्स्ट अनाउंसमेंट के बारे में। अब हम लोग दूसरे अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि मैं अपने YouTube चैनल पे फ्री पाइथन सीरीज लाने वाला हूँ जल्दी, 4-5 दिनों के अंदर मैं अपने YouTube चैनल पे फ्री पाइथन सीरीज लॉन्च करूंगा। और ये पाइथन सीरीज जो होगा ये इतना इन डेप्थ होगा कि आपको शायद ही पूरे YouTube पे शायद ही कहीं इतना इन डेप्थ आपको पाइथन का सीरीज मिलेगा। और जो भी PPT या फिर PDFs में इस वीडियो सीरीज में यूज करूंगा, ये सारे PPT या फिर PDFs मैं अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे डालूंगा। तो आप जरूर मेरे सोशल मीडिया चैनल्स पे ज्वाइन करें, फॉरम डी के सोशल मीडिया चैनल्स पे ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल्स का लिंक अवेलेबल होगा। ओके, आप सारे सोशल मीडिया चैनल्स जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब जगह जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और लिंक्डइन, इन सब जगह आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और जरूर ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सके ये इन्फॉर्मेशन ये पाइथन सीरीज जो है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। और ये सारा का सारा पूरा सीरीज हिंदी में चलेगा। ओके, और ये पूरे इन डेप्थ में जाएगा, एक एक चीज़ को हम बहुत ही डीप में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा अभी स्पार्क का सीरीज रन कर रहा है, एक एक टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ सारी कॉन्सेप्ट्स को, एक एक करके एक एक टॉपिक्स को पकड़ के। तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये मेरा यूट्यूब चैनल शेयर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर, और आज का टॉपिक है कोलेज वर्सेस रिपार्टीशन। ओके, पिछले वीडियो में हमने नैरो ट्रांसफॉर्मेशन एंड वाइड ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कोलेज वर्सेस रिपार्टीशन। कोलेज वर्सेस रिपार्टीशन से पहले हम देखेंगे डिफॉल्ट पार्टीशन। ओके, इसका मतलब है जब हम आरडीडी क्रिएट करते हैं, ओके, डिफॉल्ट पार्टीशन, डिफॉल्ट नंबर ऑफ पार्टीशन, जब हम आरडीडी क्रिएट करते हैं, ओके,
डिफॉल्ट, यहाँ नंबर लिख देता हूँ, डिफॉल्ट नंबर ऑफ पार्टीशन, डिफॉल्ट नंबर ऑफ पार्टीशन। जब हम आरडीडी क्रिएट करते हैं स्पार्क के अंदर तो डिफॉल्ट कितने आरडीडी, कितने पार्टीशंस क्रिएट होते हैं। मैंने आपको बोला हुआ है कि स्पार्क इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के अराउंड जो है स्पार्क रिवॉल्व करता है। तो डेटा का जब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होगा, ओके, जैसे कि 100 GB ऑफ मेरे पास फाइल है और मेरे पास 4 नोड है, राइट, ये 4 नोड है, नोड 1 है, ये नोड 2 है, नोड 3 है, ये नोड 4 है, और हर नोड पे सपोज डेट 25 GB जो है डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ पार्टीशन होके, राइट। 100 GB डेटा 4 पार्टीशन में डिवाइड हुआ और चारों पार्टीशन इस चारों नोड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 100 GB डेटा 25 GB इंटू 4 पार्टीशन, 4 पार्टीशन में डिवाइड हुआ और ये चारों पार्टीशन इस नोड 1 2 3 4 ये चारों नोड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब ये नोड इस डेटा की प्रोसेसिंग करेगा और फाइनल आउटपुट जो है फिर ड्राइवर नोड को रिटर्न करेगा। अगर शॉर्ट में देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, डेटा का पार्टीशन हो रहा है, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि डिफॉल्ट स्पार्क के अंदर कितने पार्टीशंस होते हैं, ओके, नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने होते हैं। तो एक मिनट आगे बढ़ने से पहले मैं अपने इस स्पार्क क्लस्टर को स्टार्ट कर देता हूं ताकि मुझे टाइम ना लगे आपको समझाने में। स्पार्क क्लस्टर मैंने स्टार्ट कर दिया, ये स्टार्ट हो रहा है। और स्पार्क क्लस्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो डिफॉल्ट पार्टीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि स्पार्क के अंदर डिफॉल्ट कितने पार्टीशन होते हैं, ओके। तो डिफॉल्ट पार्टीशन अगर मुझे जानना है कि स्पार्क के अंदर टोटल जो है कितने पार्टीशंस का क्रिएशन होगा बाय डिफॉल्ट, ओके। अगर स्पार्क जॉब रन किया, एक्शन कॉल हुआ और मेरा स्पार्क का जॉब रन किया, जॉब जब रन करेगा तो उसके बाद कितने पार्टीशन उस डेटा का जनरेट होगा, ओके। तो कितना पार्टीशन जनरेट होगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोर्स पे कि मेरे स्पार्क क्लस्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ कोर्स हैं, ओके, कितने नंबर ऑफ कोर्स हैं मेरे स्पार्क क्लस्टर के अंदर, टोटल कितने नंबर ऑफ कोर्स हैं उसके बेसिस पे मेरा नंबर ऑफ पार्टीशन डिपेंड करता है, ओके। नंबर ऑफ कोर्स प्लस नंबर ऑफ नोड्स, ओके, नंबर ऑफ नोड्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट मेरे पास 4 नोड है, ओके, मेरे पास 4 नोड है, ओके, और हर नोड पे मेरे पास 4 कोर है, ओके, हर नोड पे 4 कोर है। तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस जो बनेगा इस केस में वो बनेगा 4 × 4 = 16, ओके। मतलब एक नोड पे 4 कोर है, मतलब एक नोड 4 पार्टीशन का क्रिएशन करेगा, तो 4 नोड 4 × 4 = 16 पार्टीशंस का क्रिएशन करेगा, ओके। तो नोड और नंबर ऑफ कोर्स इन दोनों पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने क्रिएट होंगे बाय डिफॉल्ट। जैसे मैंने बोला कि जैसे 4 नोड है और 4 कोर है, टोटल 16 पार्टीशंस क्रिएट होगा। अगर 3 नोड हैं, ओके, 3 नोड हैं और एक नोड के ऊपर 4 कोर है, एक नोड के ऊपर 4 कोर है, तो टोटल जो है 3 × 4 = 12 पार्टीशंस जो है क्रिएट होंगे मेरे स्पार्क, टोटल 12 पार्टीशंस का क्रिएशन होगा, ओके। एक एग्जांपल मैं अभी दिखाता हूं आपको। ये मेरा डेटाब्रिक्स है, राइट। अभी मैं एक क्लस्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ, ये फॉरमडी क्लस्टर, इसी क्लस्टर को हम यूज करेंगे। अगर मैं इसको, अभी ये स्टार्ट हो रहा है, अभी मैं इसको ओपन करूँ और ओपन करके देखूँ, तो अगर आप यहाँ देख पाओगे तो इसमें देखोगे कि इस क्लस्टर में सिर्फ एक नोड है, ये सिंगल नोड क्लस्टर है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये सिंगल नोड क्लस्टर है। इस क्लस्टर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक नोड है और इसमें टोटल 4 कोर है, ओके, 4 कोर है। एक नोड 4 कोर, इसका मतलब 1 × 4 = 4। इसका मतलब क्या हुआ, 4 पार्टीशंस बनेगा इस केस में, ओके। इस क्लस्टर में एक नोड है, ये सिंगल नोड क्लस्टर है और एक नोड के ऊपर 4 कोर है। इसका मतलब है कि 1 × 4 = 4 पार्टीशंस का क्रिएशन होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्विकली इसको रन करके, ओके। क्विकली इस क्लस्टर को मैं स्टार्ट होने जाता हूँ और मैं एक कोड लिखता हूँ यहाँ पे सिंपल सा। मैं क्विकली यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ, ओके। spark.range, रेंज एक पाइथन का मेथड है जिसके थ्रू हम एक सेट ऑफ नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे रेंज के अंदर यहाँ पे 100 डालूंगा तो मेरे पास
0 to 99 नंबर्स का जनरेशन होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे 10 डालूंगा तो 0 to 9 जो नंबर्स हैं उनका जनरेशन होगा। मैं यहाँ पे 100 रखता हूँ इस केस में, अभी मैं 100 लेके चल रहा हूँ। ओके, तो इसका मतलब है कि स्पार्क डॉट रेंज का मतलब है ये जो स्पार्क डॉट रेंज, ये भी एक तरीका है डेटा फ्रेम क्रिएट करने का स्पार्क के अंदर, पाईस्पार्क के अंदर। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इस डेटा फ्रेम का नाम दे देता हूँ df1। जो डेटा फ्रेम क्रिएट होगा उसका नाम मैं रखता हूँ df1। स्पार्क डॉट रेंज से एक डेटा फ्रेम क्रिएट होगा, उस डेटा फ्रेम के अंदर जो कॉलम बनेगा उस कॉलम के अंदर 0 to 99 वैल्यूज होगी, 100 से एक कम। ओके, 0 से स्टार्ट होगा और 100 से एक कम तक वो वैल्यूज जनरेट करेगा। ओके, और जो कॉलम जनरेट होगा उस कॉलम का बाय डिफॉल्ट नेम आईडी होता है। ओके, अगर इस मेथड से स्पार्क डॉट रेंज मेथड से अगर हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं स्पार्क के अंदर, आई होप कि मेरा स्क्रीन जो है शेयर्ड है। जस्ट थोड़ा सा मैं अपना स्क्रीन साइज जो है, थोड़ा सा मैं अपने इमेज का साइज बढ़ा लेता हूँ ताकि आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन को देख पाएं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे df1 इज इक्वल टू स्पार्क डॉट रेंज। मैंने बोला स्पार्क डॉट रेंज एक तरीका है पाईस्पार्क के अंदर डेटा फ्रेम क्रिएट करने का। यहाँ 100 लिखा, इसका मतलब जो डेटा फ्रेम क्रिएट होगा उसके अंदर 0 to 99 जो है वैल्यूज होंगी, और 100 से एक कम 99, और 0 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट नहीं होगा। और उस डेटा फ्रेम का नाम मैंने रखा df1। ओके, और एक जिस कॉलम के अंदर ये 0 to 99 वैल्यूज आएंगी उस कॉलम का बाय डिफॉल्ट नेम आईडी होता है। अगर हम इस मेथड से स्पार्क डॉट रेंज मेथड से डेटा फ्रेम का क्रिएशन कर रहे हैं तो मैं क्विकली जो है इसको रन करता हूँ, और रन करने के बाद रन करने के बाद इसको मैं करता हूँ df डॉट शो, और इसको मैं रन करता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये देखो एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया df डॉट शो। शो मेथड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि शो मेथड जो है, ये देखो एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, आईडी इसका नाम आ गया बाय डिफॉल्ट, और 0 से लेके ये स्टार्ट हुआ नंबरिंग, नंबर 0 से स्टार्ट हुए, और 0 से लेके ये 19 तक गए हैं। बाय डिफॉल्ट 20 रो शो करता है ये शो मेथड। ओके, ये शो मेथड जो है बाय डिफॉल्ट 20 रो शो करता है। अगर मुझे पूरा देखना है तो वो नंबर मुझे पास करना पड़ेगा, कितना आपको देखना है। तो मुझे पूरा 100 रोज देखना है, तो मैंने 100 पास किया, तो देखो 0 to ये 99 तक दे दिया, राइट। 0 to 99। df डॉट डिस्प्ले भी जो है मेरा पूरा रिकॉर्ड दे देता है। एक बार मैं दिखा देता हूँ। ओके, df डॉट डिस्प्ले अगर मैं लिखूंगा डायरेक्ट, सॉरी मेरे डेटा फ्रेम का नाम है df1, तो मैं लिखता हूँ df1 डॉट डिस्प्ले। तो ये देखो ये डिस्प्ले हुआ आईडी कॉलम, और इसमें जो है टोटल कितने रोज हैं, टोटल देखो यहाँ पे 99 रोज है। ओके, तो ये डेटा फ्रेम का क्रिएशन हो गया, और इस डेटा फ्रेम में एक आईडी नाम का कॉलम आया, और इस आईडी कॉलम के अंदर जो है मल्टीपल वैल्यूज है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये डेटा फ्रेम मेरा क्रिएट हुआ है, लेकिन अब हम देखते हैं कि इस डेटा फ्रेम का टोटल पार्टीशन कितना हुआ है। ओके, तो पार्टीशन के लिए सबसे पहले हम इसको आरडीडी में कन्वर्ट करते हैं, और df1 और डॉट आरडीडी करेंगे तो ये जो डेटा फ्रेम है ये आरडीडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं क्विकली ये वाला कोड जो है ओके कलेक्ट कर देता हूँ, पार्टीशन डॉट कलेक्ट कर देता हूँ। इससे होगा क्या कि आपको आरडीडी दिख जाएगा। ओके, ये देखो ये आरडीडी जनरेट हुआ, ये देखो रो टाइप आता है। जब आरडीडी जनरेट होता है तो वो रो टाइप आता है। तो देखो ये 99 तक, 99 आईडी तक जो है ये आरडीडी का क्रिएशन हुआ। 0 से स्टार्ट हुआ, और 0 से स्टार्ट हुआ और 99 तक इस आईडी का जनरेशन हुआ। ओके, जब आप इसको नीचे जाओगे तो आप देखोगे कि इसका जनरेशन जो है वो 99 तक हुआ। ओके, अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टीशंस देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्टीशंस हैं। ओके, और नंबर ऑफ पार्टीशंस देखने के लिए मेरे पास ये कोड है। इस डेटा फ्रेम को मैंने आरडीडी में कन्वर्ट किया, आरडीडी में df1 डॉट आरडीडी और गेट नंबर ऑफ पार्टीशंस। इसको ऐसे फिर से लिख देते हैं, डेटा फ्रेम का नेम डॉट आरडीडी, उसको आरडीडी में कन्वर्ट किया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट नंबर ऑफ पार्टीशंस। ये देखो ये मेथड दिया, और इसको मैं इस कोड को रन करता हूँ। इस कोड को जब मैं रन करूंगा तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीशंस कितना है, 4। ओके, ये 4 क्यों आया, क्योंकि आपके पास जो क्लस्टर था उसमें टोटल नंबर ऑफ कोर्स थे 4। ओके, टोटल नंबर ऑफ कोर्स कितने थे, 4। मैं क्विकली जो है एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। जो ये क्लस्टर है मेरे पास, इस क्लस्टर में टोटल नंबर ऑफ कोर्स है कितने, 4। ये सिंगल नोड क्लस्टर मतलब एक ही नोड है, और इसके अंदर 4 कोर है, और इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीशन जो क्रिएट हुआ है वो नंबर ऑफ पार्टीशन जो है
वो 4 क्रिएट हुआ। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये मेरा बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ पार्टीशंस है इस डेटा फ्रेम का। ओके, ये मेरा बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ पार्टीशंस है इस डेटा फ्रेम का। मैं आपका एक कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करने जा रहा हूं। अगर आप डेटा फ्रेम में कोड लिखोगे, ओके, अगर आप डेटा फ्रेम में कोड लिखोगे तो वो बिफोर एग्जीक्यूशन वो आरडीटी में कन्वर्ट होता है। ओके, बिफोर एग्जीक्यूशन ओवर द क्लस्टर, ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ वी क्रिएट अ डेटा, और अगर कोई डेटा फ्रेम है, ओके, उसके ऊपर हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लिखे, ओके, ट्रांसफॉर्मेशंस लिखे, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमने एक्शन कॉल किया। जैसे ही एक्शन कॉल किया तो बिफोर ये जो कोड हमने लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्शंस का, ओके, ये क्या होगा, ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का जो कोड लिखा है, एक्शन को कॉल होते ही ये जो कोड जो है वर्कर नोड्स पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ओके, बट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड, before execution of the code, data frame is always converted into RDT. Okay, converted into RDT internally. Okay, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अपने आने वाले वीडियो में, बट अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं कि जब डेटा फ्रेम के ऊपर हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया और फिर एक्शन कॉल किया, तो एक्शन कॉल किया तो अब जो है हमारा कोड जो है वो वर्कर नोड पे जाके एग्जीक्यूट होगा। बट वर्कर नोड पे एग्जीक्यूट होने से पहले आपका जो डेटा फ्रेम जो है, ओके, डेटा फ्रेम जो है वो आरडीटी में कन्वर्ट होगा। ओके, आई होप दैट इट इज मेकिंग सेंस। डेटा फ्रेम एक हायर लेवल एपीआई है और आरडीडी एक लो लेवल एपीआई है। ओके, डेटा फ्रेम एक हाई लेवल एपीआई है और डेटा फ्रेम एक हाई लेवल एपीआई है और आरडीडी हाँ, आरडीडी एक लो लेवल एपीआई है। ओके, तो डेटा फ्रेम के ऊपर हम कोई भी कोड लिखते हैं, कभी भी कोड लिखते हैं, तो वो लो लेवल एपीआई के अंदर कन्वर्ट होता है। ओके, लो लेवल एपीआई के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। अगर हम डेटा फ्रेम के ऊपर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं और फिर एक्शन कॉल करते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि जो भी टास्क होगा वो वर्कर नोड परफॉर्म करेगा। तो वर्कर नोड पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन से पहले मेरा जो डेटा फ्रेम के ऊपर जो हमने कोड लिखा है, ओके, डेटा फ्रेम जो है हमारा, वो डेटा फ्रेम आरडीडी के अंदर कन्वर्ट होगा। ओके, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ओके, डेटा फ्रेम बिफोर गेटिंग एक्चुअली एग्जीक्यूटेड ओवर, data frame before actually getting executed over worker node is converted into RDT. यहाँ पे मैं ये लाइन लिख देता हूँ। ओके, data frame before actually getting executed over worker nodes is converted into low level API RDT. Okay, I hope that you are getting this concept. तो इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीशंस देखने के लिए डेटा फ्रेम को पहले आरडीटी में कन्वर्ट कर दिया और आरडीटी में कन्वर्ट करने के बाद मैंने नंबर ऑफ पार्टीशंस देखा, क्योंकि डेटा फ्रेम के ऊपर अगर हम कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे तो सबसे पहले आरडीडी में ही कन्वर्ट होता है और आरडीडी जो है फाइनली वर्कर नोड्स के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो इसलिए मैंने क्या किया, डेटा फ्रेम का आरडीटी निकाला और इसके बाद जो है मैंने गेट नंबर ऑफ पार्टीशंस किया। तो द बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ पार्टीशंस जो क्रिएट होता है स्पार्क के अंदर, वो डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोर्स पे और नंबर ऑफ नोड्स पे। ओके, नंबर ऑफ कोर्स पे और नंबर ऑफ नोड्स पे। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके, जो पार्टीशन होगा, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस का जनरेशन होगा वो कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन का जो जनरेशन होगा वो कितना होगा, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन का जनरेशन होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ कोर, जितने कोर हैं, ओके, नंबर ऑफ कोर ईच नोड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ नोड्स। ओके, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नोड्स, number of core each node multiplied by total number of nodes. Okay, number of cores each node multiplied by total number of nodes. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने थे, एक, हमारे क्लस्टर में सिर्फ एक नोड था, हमारा सिंगल नोड क्लस्टर है, राइट, वन नोड है
और ईच नोड पे मेरे पास 4 कोर्स हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4 कोर्स। तो जो टोटल पार्टीशन जो बनेगा वो बनेगा मेरा, जो टोटल पार्टीशन बनेगा वो जो बनेगा मेरा 4 पार्टीशन, ओके, 4 पार्टीशन। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट, ओके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ओके। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिफॉल्ट नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने बनेंगे स्पार्क के अंदर। अब हम क्या करते हैं, अब मैं क्विकली जो है अपने पीपीटी पे वापस जाता हूँ, ओके। क्विकली जो है अपने पीपीटी पे वापस जाता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है। मैंने इसको मेंशन कर दिया यहाँ पे, मैंने spark.range करके डेटा फ्रेम क्रिएट किया, df1.show किया, फिर df1.rdt.collect किया, जो कोड मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। फिर df1.rdt.get नंबर ऑफ पार्टीशन, कितना नंबर ऑफ पार्टीशन आया 4। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि क्लस्टर नंबर ऑफ कोर्स कितना है मेरे क्लस्टर में, वो है 4, इसलिए 4 पार्टीशंस क्रिएट हुआ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिफॉल्ट नंबर ऑफ पार्टीशन इन स्पार्क इज नंबर ऑफ कोर्स ऑन ऑल एग्जीक्यूटर नोड्स इन द क्लस्टर, ओके। कितने नंबर ऑफ पार्टीशंस जनरेट होंगे बाय डिफॉल्ट, डिपेंड करता है कि मेरे टोटल नंबर ऑफ कोर्स कितने हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्विकली, और अब जो है हम इस दो कॉन्सेप्ट पे आते हैं, रीपार्टीशन वर्सेस कोलेस वर्सेस रीपार्टीशन। इस कॉन्सेप्ट में आने से पहले सबसे पहले मैं आपके सामने ये डायग्राम लेके आना चाहता हूँ, ओके। ये है रीपार्टीशन यहाँ पे और ये है कोलेस यहाँ पे। सपोज दैट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ये इंटरव्यू में आए दिन अक्सर आपसे पूछा जाएगा, अगर आप डेटा साइंस या फिर डेटा इंजीनियरिंग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें पाइस्पार्क एक टॉपिक है, ओके। पाइस्पार्क या फिर स्पार्क, तो ये सब क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सब टॉपिक्स को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते मिस करना, ये सब टॉपिक्स इतना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो हम क्विकली इसको देखते हैं कि जस्ट 1 मिनट, हम क्विकली इसको देखते हैं कि रीपार्टीशन और कोलेस क्या है, ओके। रीपार्टीशन और कोलेस क्या है। सपोज दैट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरा डेटा है, उस डेटा का मेरा एक आरडीडी है, उस आरडीडी का टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस कितना है 5, ओके। P1 P2 P3 P4 P5, ओके। मैं 5 पार्टीशन के बदले, यहाँ पे 5 पार्टीशन है, ओके। मैं 5 पार्टीशन से 2 पार्टीशन पे ले जाना चाहता हूँ, ओके। 5 पार्टीशन से 2 पार्टीशन पे ले जाना चाहता हूँ। तो अगर मुझे 5 पार्टीशन से 2 पार्टीशन पे ले जाना होगा तो उसके लिए मुझे इस रीपार्टीशन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना होगा, रीपार्टीशन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना होगा। और इस रीपार्टीशन में आप देख रहे हो, अगर मैं रीपार्टीशन 2 यूज कर रहा हूँ, ब्रैकेट में पैरामीटर में 2 पास कर रहा हूँ, ब्रैकेट में 2 यूज कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि आपका डेटा पार्टीशन से, ओके, मल्टीपल पार्टीशन से मूव कर रहा है और 2 पार्टीशंस का क्रिएशन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो आउटपुट में 2 पार्टीशन जनरेट हुआ, कुछ डेटा इस पार्टीशन से आया, कुछ डेटा इस पार्टीशन से, 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 मिल करके ये पहला पार्टीशन यहाँ बनाया। और ये दूसरा पार्टीशन भी कुछ उसी तरीके से बना, कुछ डेटा इस पार्टीशन से आया, कुछ डेटा इस पार्टीशन से, 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 ओके। तो इस तरीके से इन 5 इनपुट पार्टीशंस में से डेटा मूव किया इन दोनों पार्टीशन के अंदर, ओके। और यहाँ पे 2 पार्टीशन बना, मतलब 5 पार्टीशन से अगर मुझे 2 पार्टीशन ले जाना है, ओके, तो मैं रीपार्टीशन का यूज करूंगा, रीपार्टीशन, और ब्रैकेट में लिखूंगा रीपार्टीशन और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 2, ओके। अगर मुझे 5 पार्टीशन से मुझे 7 पार्टीशन करना है, 7 पार्टीशंस क्रिएट करना है, तो भी मैं करूंगा रीपार्टीशन, ओके, रीपार्टीशन 7, ओके, रीपार्टीशन 7। अगर मुझे 5 पार्टीशन से 9 पार्टीशन करना है तो मैं लिखूंगा रीपार्टीशन 9, ओके। अगर मुझे 9 पार्टीशन क्रिएट करना है तो रीपार्टीशन 9। अगर मुझे 5 पार्टीशन से 9 पार्टीशन करना है तो, ओके। और ये जो भी पार्टीशंस बनेंगे, यहाँ 2 पार्टीशन बन रहे हैं, 7 पार्टीशन बन रहे हैं, 9 पार्टीशन बन रहा है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ओके। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टीशंस जो है इस केस में, रिपार्टीशन के केस में क्रिएट होता है, ओके। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड,
ओके। और एक तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी पार्टीशन क्रिएट होंगे, जैसे यहाँ पे 2 पार्टीशन क्रिएट हुआ, इसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड सेम रहेगा। 2 पार्टीशन क्रिएट हुआ, दोनों पार्टीशन के अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड सेम रहेगा। जो 7 पार्टीशन है, अगर 7 पार्टीशन क्रिएट करें तो इन 7 पार्टीशंस में नंबर ऑफ रिकॉर्ड सेम रहेगा। ये 9 पार्टीशंस क्रिएट हुआ, इनपुट में 5 पार्टीशन था, 9 पार्टीशन क्रिएट हुआ। ये जो 9 पार्टीशन है, इन 9 पार्टीशन में नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है वो सेम रहेंगे। ओके, तो इसका मतलब है कि जो डेटा होता है रीपार्टीशन के केस में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अक्रॉस द पार्टीशन। ये है मेरा पहला पॉइंट। और मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रीपार्टीशन के केस में हो रहा है सफलिंग। ओके, रीपार्टीशन के केस में हो रहा है सफलिंग। सफलिंग, यहाँ डेटा की सफलिंग हो रही है, राइट। इन 5 पार्टीशन से डेटा जो है मूव किया इस पार्टीशन में, और इन 5 पार्टीशन से मेरा डेटा जो है मूव किया इस पार्टीशन में P7। ओके, तो डेटा की क्या हो रही है? सफलिंग। डेटा की इस केस में, रिपार्टीशन के केस में हो रही है सफलिंग। डेटा की हो रही है डेटा की हो रही है इस केस में सफलिंग। अब हम आते हैं अपने और एक पॉइंट कि इस रिपार्टीशन की हेल्प से, ओके, मैंने बोला कि 5 पार्टीशन है इनपुट में, तो 2 भी कर दे रहे हैं, 2 पार्टीशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं रिपार्टीशन के थ्रू। अगर 5 पार्टीशन है तो 7 पार्टीशन में भी कर सकते हैं, 5 पार्टीशन है तो 9 पार्टीशन में भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टीशंस को हम घटा भी सकते हैं और नंबर ऑफ पार्टीशंस को हम बढ़ा भी सकते हैं रिपार्टीशन के थ्रू। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस कोलेस। यहाँ पे इनपुट में मेरे पास 4 पार्टीशन है, P1, P2, P3, P4। ओके, और ये 4 पार्टीशन है और मुझे आउटपुट जनरेट करना है जिसके अंदर सिर्फ 2 पार्टीशन हो कोलेस की हेल्प से। ओके, यहाँ भी वही हो रहा था, उसी टाइप का केस था। 5 इनपुट में पार्टीशन थे और आउटपुट मुझे 2 पार्टीशन को जनरेट करना था। ओके, तो मैंने रिपार्टीशन की हेल्प से कर दिया। सिमिलरली इसी टाइप का कुछ टास्क जो है कोलेस भी परफॉर्म कर सकता है। कोलेस ब्रैकेट में 2 लिखा है, इसका मतलब है 4 अगर इनपुट में पार्टीशन है, इनपुट में कितना भी पार्टीशन है, कोलेस 2 लिख दिया, मतलब 2 पार्टीशन के अंदर 2 पार्टीशन में उसका आउटपुट आएगा। ये पहला पार्टीशन है और ये दूसरा पार्टीशन है। ओके, 2 पार्टीशन में इसका आउटपुट आएगा, ये पहला पार्टीशन है और ये दूसरा पार्टीशन है। ओके, अब ये मेरा इनपुट पार्टीशन है, तो ये पार्टीशंस कैसे क्रिएट होगा? इस केस में कोलेस के केस में सफलिंग नहीं होगी। ओके, कोलेस के केस में सफलिंग नहीं होगी। फिर 2 पार्टीशन कैसे क्रिएट होगा? ओके, फिर 2 पार्टीशन जो है वो कैसे क्रिएट होगा? कोलेस के केस में सफलिंग नहीं होगी। फिर ये 2 पार्टीशन जो क्रिएट हुआ, ये कैसे क्रिएट हुआ? ये ऐसे क्रिएट हुआ कि P1 था, P1 के साथ P2 जो है मर्ज कर गया। यहाँ देखो इसी टाइप से हुआ है, P1 प्लस P2। P3 था, P3 के साथ P4 मर्ज कर गया, तो देखो P3 प्लस P4 जनरेट कर दिया। ओके, यहाँ देखो P1 ऑलरेडी था, P1 के साथ P2 मिल गया, P3 ऑलरेडी था, P3 के साथ P4 मिल गया, तो ये 2 पार्टीशन यहाँ पे पूरा का पूरा पार्टीशन जो है एक दूसरे के साथ मर्ज कर गया। यहाँ कोई डेटा की सफलिंग नहीं हुई। ओके, एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशन में डेटा का मूवमेंट नहीं हुआ। ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे लिखा जा रहा है, नो डेटा, नो सफल इन कोलेस, नो सफलिंग, यही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। जबकि रिपार्टीशन के केस में सफलिंग हो रहा था। ओके, रिपार्टीशन के केस में सफलिंग हो रहा था। ओके, तो ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज, अगर मेरे पास 4 पार्टीशन है, यहाँ पे 4 पार्टीशन है, इन 4 पार्टीशन से मुझे जब 2 पार्टीशन पे जाना पड़ा, ओके, तो मैंने कोलेस यूज किया, कोलेस 2। ओके, कोलेस 2। अगर मुझे 4 पार्टीशन से 1 पार्टीशन पे जाना पड़े, ओके, तो मैं यूज कर सकता हूँ कोलेस 1। ओके, कोलेस 1, कोलेस 1। अगर मुझे 4 पार्टीशन से 6 पार्टीशन पे जाना पड़े, ओके, 6 पार्टीशन पे जाना पड़े, तो क्या मैं कोलेस 6 यूज करूंगा? ओके, क्या मैं कोलेस 6 यूज करूंगा? कोलेस 6 यूज करूंगा, ये क्वेश्चन है। तो इसका ये क्वेश्चन है कि अगर मुझे 4 से 6 पार्टीशन, 4 पार्टीशन है इनपुट में और 6 पार्टीशन मुझे आउटपुट में जनरेट करना है, तो क्या मैं कोलेस 6 यूज करूंगा? तो इसका आंसर है नहीं। ओके, इसका आंसर है नहीं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोलेस तभी काम करेगा, ओके, जब आपको नंबर ऑफ पार्टीशंस को डिक्रीज करना होगा। ठीक है, ये एक नंबर यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ 2 नंबर। जब नंबर ऑफ पार्टीशन को डिक्रीज करना होगा, डिक्रीज पार्टीशन, जब नंबर ऑफ पार्टीशन को आपको डिक्रीज करना होगा, सिर्फ और सिर्फ तभी जो है कोलेस आपका वर्क करेगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ जो है तभी आपका कोलेस वर्क करेगा।
आप 4 पार्टीशन से 6 पार्टीशन में कोलेज 6 यूज करके नहीं कर सकते। अगर आप कोलेज 6 लिखोगे भी तो ये आउटपुट में 4 ही पार्टीशन जनरेट करेगा, ये 6 पार्टीशन नहीं जनरेट करेगा। ओके, ये 6 पार्टीशन नहीं जनरेट करेगा। कोलेज 6 लिख दो, कोलेज 7 लिख दो, कोलेज 8 लिख दो, कुछ भी लिख दो, जो जितना इनपुट में पार्टीशन है उतना ही पार्टीशन ये आउटपुट में जनरेट कर देगा। ओके, ये 6, 7, 8 जो भी लिखोगे ये जनरेट नहीं करेगा, जितना भी इनपुट में पार्टीशन है उतना ही पार्टीशन वो जनरेट करेगा। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये काम में आता है नंबर ऑफ पार्टीशंस को डिक्रीज करने के लिए, जबकि पार्टीशन काम में आता है नंबर ऑफ पार्टीशंस को इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज करने के लिए। ओके, ये था दूसरा चीज। पहली चीज, इसमें कोई डेटा की सफलिंग नहीं है। दूसरी चीज, इससे हम पार्टीशंस को डिक्रीज कर सकते हैं। तीसरी चीज, तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, इसका मतलब ये जो 2 पार्टीशन बनेंगे, इन दोनों पार्टीशन के ऊपर जरूरी नहीं है कि डेटा का साइज जो है वो इक्वल होगा। ओके, सपोज दैट इसमें 50 रिकॉर्ड्स हैं, इसमें 20 रिकॉर्ड्स हैं, और इसमें जो है 30 रिकॉर्ड्स हैं, और इसमें जो है, इसमें भी सपोज दैट 30 रिकॉर्ड्स हैं। तो जो फाइनल पार्टीशन ये बनेगा P1, इसमें 50 + 20 दैट इज 70 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, राइट। ये जो 50 + 20, इसमें P1 + P2 हो गया, राइट। तो 50 + 20, और जो P3 बनेगा, P3 + P4, 30 + 30 = 60। इसके अंदर बनेगा, इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स आएंगे वो रिकॉर्ड्स आएंगे 60। यहाँ देखो, अनइक्वल नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ डेटा। क्यों यहाँ पे अनइक्वल हो? क्योंकि यहाँ पे डेटा की सफलिंग नहीं हो रही है। डेटा अगर सफल होता तो इक्वली जो है वो डेटा को डिवाइड कर चुका होता। यहाँ पे डेटा की सफलिंग नहीं हो रही है, जबकि एक पार्टीशन के ऊपर दूसरा पार्टीशन पूरा चढ़ जा रहा है। ओके, तो ये P1 के ऊपर P2 चढ़ गया, तो 50 + 20 70 हो गया, और यहाँ पे 60 हो गया, जबकि इस केस में ऐसा नहीं है। ओके, इस केस में ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास सपोज दैट पार्टीशन 1 के अंदर 30 है, इसके अंदर मेरे पास सपोज पार्टीशन 1 में 20 रिकॉर्ड है, यहाँ 30 रिकॉर्ड है, और यहाँ पे भी सपोज डेट 30 रिकॉर्ड है, और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सपोज डेट 40 रिकॉर्ड्स हैं। ओके, 4 5 6 12, ओके, और यहाँ पे मेरे पास 20 रिकॉर्ड्स हैं। ओके, यहाँ पे मेरे पास 20 रिकॉर्ड्स हैं, तो टोटल कितने होंगे? 20 + 30 50, 50 30 80, 80 40 120, और 120 और 20 140, मतलब टोटल जो है 140 रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। ओके, इनपुट में। तो जो यहाँ इस केस में, रीपार्टीशन केस में जो नया पार्टीशन बनेगा, उसमें आउटपुट के दोनों पार्टीशन में 70 रिकॉर्ड्स होंगे। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, जो आउटपुट जनरेट होगा, आउटपुट 2 पार्टीशन जनरेट होगा, इन दोनों पार्टीशन के अंदर जो है टोटल जो है 70 रिकॉर्ड्स होंगे। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। 3 डिफरेंस मैंने आपको दिया रीपार्टीशन और कोलेज के बीच में। रीपार्टीशन में डेटा की सफलिंग होती है, इस केस में डेटा की कोई सफलिंग नहीं होती। कोलेज के केस में रीपार्टीशन से नंबर ऑफ पार्टीशन बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। कोलेज के साथ हम नंबर ऑफ पार्टीशन हमेशा घटाएंगे। कोलेज जो है सिर्फ नंबर ऑफ पार्टीशन घटा सकता है, बढ़ा सकता नहीं है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, मतलब जो यहाँ पे जो आउटपुट पार्टीशन जनरेट होगा उसमें डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, बट इस केस में जो आउटपुट पार्टीशन जनरेट होगा उसमें डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा। ये 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो गाइस आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा जो है इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बार बार आप लोगों को एम्फसाइज कर रहा हूँ। ओके, तो इसलिए आप ये 3 डिफरेंस को मिस नहीं कर सकते। अब एक और पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। अब मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ पार्टीशंस को ये डिक्रीज कर सकता है, जबकि ये जो है नंबर ऑफ पार्टीशंस को डिक्रीज एज वेल एज इंक्रीज कर सकता है। तो जब भी हमें नंबर ऑफ पार्टीशंस को डिक्रीज करना होगा, ओके, जब भी हमें नंबर ऑफ पार्टीशंस को डिक्रीज करना होगा स्पार्क के अंदर, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है रीपार्टीशन और एक है कोलेज। तो हम कौन से यूज करेंगे? तो मेरे दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टीशंस को डिक्रीज करना हुआ तो आप कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे नंबर ऑफ पार्टीशंस को डिक्रीज करने के लिए, कोलेज या फिर रीपार्टीशन? तो इसका आंसर है कोलेज। ओके, इसका आंसर है कोलेज।
और इसका रीजन बहुत ही ऑब्वियस है, और वो ऑब्वियस रीजन ये है कि मैंने आपको बोला कि इस कोलेज के अंदर डेटा की कोई सफलिंग नहीं होती, जबकि रीपार्टीशन के अंदर डेटा की सफलिंग होती है। ओके, और बिग डेटा के अंदर सफलिंग जो है कॉस्टली ऑपरेशन है, हम हमेशा सफलिंग को अवॉइड करना चाहते हैं। ओके, और कोलेज के थ्रू डेटा के अंदर कोई सफलिंग नहीं होगी, इसलिए जब भी अगर हमें नंबर ऑफ पार्टीशंस को रिड्यूस करना है, ओके, तो हमें जो है कोलेज को यूज करना होगा। ये एक परफॉर्मेंस ट्यूनिंग सजेशन है, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग स्टेप है। ओके, स्पार्क के अंदर अगर कोई आपसे पूछे लिस्ट सम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग वेज इन स्पार्क, तो ये एक तरीका है कि इंस्टेड ऑफ रिपार्टीशन वी विल यूज कोलेज because there is no shuffling in coalesce, and hence if we have to reduce the number of partition, then we will be using coalesce instead of repartition, because there is no data shuffling in coalesce, and hence the performance is better if we use coalesce for reducing the number of partitions if required. I hope that you are getting this point. मैंने इसको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको यहाँ पे एज नोट्स जो है दिया हुआ है, और जैसे कि मैंने बोला है कि मैं पूरा पीपीटी ऑलरेडी पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। ये दूसरा पार्ट में पूरा का पूरा स्पार्क जो है हमारा स्पार्क जो है कवर हो जाएगा। तो जैसे ही कंप्लीट होगा, मैं फिर से अपने सोशल मीडिया चैनल के URLs पे आप एक फुल पीपीटी डालूंगा। ये जो पीपीटी है PDF फॉर्म में, आप जो है उसको यूज कर सकते हो अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। ओके, और जिस डेप्थ में मैं बात कर रहा हूँ, आई मीन इट विल बी वेरी रेयर कि आप जो है आपको पूरे यूट्यूब पे इतने डेप्थ में स्पार्क के बारे में कंटेंट मिलेगा। ओके, तो आप बिल्कुल भी इन सब टॉपिक्स को इग्नोर ना करिए। जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, ओके, अगर आपने इसको ठीक से कर लिया तो आप जो है बड़ी से बड़ी कंपनी में ऑफर, आई मीन बड़ी से बड़ी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। ओके, डेटा फ्रेम इज पार्टीशन। ओके, रिपार्टीशन क्या यूज है? रिपार्टीशन के थ्रू डेटा फ्रेम को हम पार्टीशन कर देते हैं। क्रिएट ऑलमोस्ट इक्वल साइज पार्टीशन, रिपार्टीशन के थ्रू इक्वल साइज पार्टीशन क्रिएट होता है। कैन इंक्रीज और डिक्रीज द लेवल ऑफ पैरेललिज्म, इससे हम लेवल ऑफ पैरेललिज्म को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। लेवल ऑफ पैरेललिज्म को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इसका मतलब है कि पार्टीशन को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, पार्टीशन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। जितना ज्यादा पार्टीशन उतना ज्यादा पैरेललिज्म, अगर उतने कोर अवेलेबल है रन करने के लिए, तो इससे हम पार्टीशन को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इंटरनली यूजेस सफल टू रीडिस्ट्रीब्यूट डेटा को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंटरनली ये डेटा को सफल करता है। ओके, if you are decreasing the number of partition, consider using coalesce where the movement of data across partition is lower. Okay, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टीशन को डिक्रीज करना है तो आप जो है कोलेस को यूज कीजिए इंस्टेड ऑफ रिपार्टीशन, क्योंकि रिपार्टीशन केस में डेटा की सफलिंग होती है। उसी तरीके से मैं क्विकली, मेरा शायद क्लस्टर भी बंद हो गया होगा, मैं अपने क्लस्टर को क्विकली जो है स्टार्ट कर देता हूँ। मैं फिर से कुछ कोड रन करूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा वीडियो छोटा हो 15-20 मिनट्स में रैप अप हो जाए, बट हर बार जो है ये वीडियो की लेंथ जो है आई मीन कम नहीं हो पा रही है। आई डोंट नो व्हाई, या फिर मैं ज़्यादा डेप्थ में चला जा रहा हूँ या फिर मैं ज़्यादा समझाने लग रहा हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो आई मीन 15-20 मिनट्स में, मेरा हर एक वीडियो 15-20-25 मिनट्स में हर एक वीडियो रैप अप हो जाए। बट ये थोड़ा सा 30-35 मिनट्स 40 मिनट्स इतना चला जा रहा है। आई विल ट्राई कि वीडियो का लेंथ जो है मेरे अपकमिंग वीडियोस में कम रहे, ताकि आई मीन शॉर्ट वीडियोस को कवर करना ज़्यादा आसान होता है। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में, और मैंने उसके बारे में दिखा दिया आपको, मैंने रिपार्टीशन के बारे में दिखा दिया। आप कोलेस के ऊपर क्विकली बात कर देते हैं। रिटर्न अ न्यू डेटा फ्रेम, एक नया डेटा फ्रेम ये रिटर्न करता है कोलेस, रिड्यूस्ड इनटू नंबर ऑफ पार्टीशंस। इसका मतलब है कि
अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टीशन जो है कोलेज को यूज करने से रिड्यूस हो जाता है। ओके, ऑप्टिमाइज वर्जन ऑफ रिपार्टीशन, रिपार्टीशन का ऑप्टिमाइज वर्जन है। ऑफ कोर्स रिपार्टीशन सफलिंग ज्यादा है, इस केस में सफलिंग नहीं है, नो सफलिंग। इफ लार्जर नंबर ऑफ पार्टीशन इज रिक्वेस्टेड, अगर हमने कोलेज के थ्रू लार्जर नंबर, जैसे 4 पार्टीशन, मैंने 7 पार्टीशन रिक्वेस्ट कर दिया कोलेज को यूज करके, तो इट विल स्टे एट द करंट नंबर ऑफ पार्टीशन। जो भी करंट नंबर ऑफ पार्टीशन है ये उतने पे ही रहेगा। ओके, ऐसा नहीं कि 4 पार्टीशन है तो अगर मुझे 7 पार्टीशन चाहिए तो कोलेज 7 पार्टीशन कर देगा, नहीं। अगर हमने कोलेज 7 पास कर दिया तो ये आउटपुट में 7 पार्टीशन नहीं जनरेट करेगा। जो इसका इनपुट में नंबर ऑफ पार्टीशन है, जैसे जो कि 4 है, तो उतना ही पार्टीशन रहेगा ये आउटपुट में भी। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब जो है क्विकली मैं करता क्या हूं, मैं अपने इस कोड को रन करके आपको नंबर ऑफ पार्टीशंस दिखा देता हूं। ओके, और ये क्लस्टर भी स्टार्ट हो रहा है, इसको स्टार्ट होने देते हैं। और जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तब तक मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको लेके जाता हूँ। और ये देखो आप लोग, सारे स्पार्क के कॉन्सेप्ट्स काफी इन डेप्थ में मैंने जो है डिस्कशन किया है आप लोगों के सामने। ओके, जिस डेप्थ में मैंने यहाँ डिस्कशन किया उस डेप्थ में शायद ही आपको कहीं मिलेगा। तो ये जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन बन सकता है अगर आपको पाइस्पार्क सीखना है तो। ओके, आप जो है इस पूरे प्लेलिस्ट को, सारा चीज सीक्वेंस में है। ओके, सारी चीजें सीक्वेंस में, तो आप जो है इन पूरे वीडियोस को एक एक करके जो है देखना चालू कर सकते हैं और अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्विकली मैं यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ कि मेरा क्लस्टर स्टार्ट हुआ है कि नहीं। क्लस्टर स्टार्ट होने में टाइम लगता है थोड़ा, क्लस्टर भी स्टार्ट नहीं हुआ है। क्विकली क्लस्टर स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं, 1-2 मिनट वेट करते हैं। ओके, आपको ये पता होगा ये पिन। ओके, अगर आप 30 डेज तक क्लस्टर को यूज नहीं करोगे, ओके, तो ये ऑटोमेटिक जो है क्लस्टर्स डिलीट हो जाते हैं। पता नहीं आपने कभी ये इशू फेस किया है कि नहीं, पर बहुत पहले हम लोग जो है परेशान हो जाया करते थे, ये क्या हुआ, क्लस्टर क्यों डिलीट हो जा रहा है। 30 डेज तक यूज नहीं किया तो क्लस्टर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता था। तब बाद में समझ में आया, अच्छा इसको पिन करना पड़ेगा। जब इसको पिन कर देंगे, इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये इस कलर में आ जाएगा। जब इसको पिन कर देंगे तब अगर आप 30 डेज तक यूज नहीं भी करोगे तो भी जो है क्लस्टर ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होगा। अदरवाइज जो है ये क्लस्टर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है 30 डेज तक अगर आपने इसको यूज नहीं किया तो। अच्छा, अब क्लस्टर स्टार्ट हो गया, अभी थोड़ा टाइम था इसलिए मैंने सोचा बता दूं, मुझे दिख गया तो। अब आगे बढ़ते हैं क्विकली, और क्विकली हम आगे बढ़ते हैं और मैं जाता हूं अपने नोटबुक के अंदर। नोटबुक में कोलेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, कोलेज एंड रिपार्टीशन के अंदर मैं ये डिस्कशन कर रहा था। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं फिर से इसको रन करता हूँ और डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ। चूंकि क्लस्टर बंद हो गया था तो ये मेमोरी से चला गया होगा डेटा फ्रेम, तो इसलिए मैं फिर से इस कोड को चला रहा हूँ। क्लस्टर बंद होगा तो जो भी आपका डेटा फ्रेम है वो मेमोरी से चला जाएगा। ओके, और फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ df1.show, इसको मैंने चला दिया और ये डेटा फ्रेम क्रिएट कर देगा। क्रिएट हो गया। ओके, df1.display की जरूरत नहीं है, .show से ही काम हो जाएगा। फिर df1.rdd.collect, इससे आपको RDD दिख जाएगा। मुझे RDD देखना नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। df1.rdd डेटा फ्रेम को, ये जो ऊपर में डेटा फ्रेम मेरे क्रिएट हुआ है, ओके, इस डेटा फ्रेम को मैंने यहाँ पे RDD में कन्वर्ट किया और फिर गेट नंबर ऑफ पार्टीशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हैं उसको मैं देख रहा हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस मुझे मिल रहे हैं 4। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे रिपार्टीशन यूज करता हूँ, रिपार्टीशन यूज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं नंबर ऑफ पार्टीशन को चेंज करके। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ df1.repartition और यहाँ पे मैं दे दूँ 8, ओके, यहाँ पे मैं दे दूँ 8 और इस डेटा फ्रेम का मैं नाम रख दूँ df2। ओके, इस डेटा फ्रेम का मैं नाम रख दूँ df2। तो अब जो ये df2 बना होगा, ये df2 के अंदर टोटल 8 पार्टीशन होंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। नंबर ऑफ पार्टीशन देखना है मुझे, सबसे पहले मैं इसको RDD में कन्वर्ट कर देता हूँ और RDD में कन्वर्ट होने के बाद फिर मैं लगाता हूँ गेट नंबर ऑफ पार्टीशंस और इस कोड को रन करता हूँ। और यहाँ आप देखोगे कि आंसर में आ रहा है 8। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने रिपार्टीशन 8 पास कर दिया था
तो जो नया डेटा फ्रेम बना उसके अंदर टोटल 8 पार्टीशंस हैं, और जब मैंने इस 8 पार्टीशन पे गेट नंबर ऑफ पार्टीशन आरडीडी डॉट df2 को आरडीडी में कन्वर्ट किया, ये जो df2 जिसके अंदर 8 पार्टीशंस हुए उसको मैंने आरडीडी में कन्वर्ट किया और फिर से गेट नंबर ऑफ पार्टीशंस लगाया, तो मेरे पास आ रहा है 8। गेट नंबर ऑफ पार्टीशन से आरडीडी के अंदर कितने पार्टीशंस है, आरडीडी के कितने पार्टीशंस हुए उस पार्टीशन के नंबर को हम जान सकते हैं। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, अब मैं थोड़ा सा कोलिस की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ। कोलिस, ओके, कोलिस भी मैं आपको दिखाता हूँ। df1 डॉट गेट नंबर ऑफ पार्टीशन, df1 के अंदर कितने पार्टीशन है, df1 के अंदर df1 डॉट आरडीडी डॉट गेट नंबर ऑफ पार्टीशन, df1 के अंदर कितने पार्टीशन है, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है, राइट। df1 के अंदर 4 पार्टीशन है, ये df1 है, इसके अंदर 4 पार्टीशन है। तो df1 डॉट आरडीडी डॉट गेट नंबर ऑफ पार्टीशन, इसको जब मैं रन करता हूँ तो 4 पार्टीशन आ रहा है, राइट। अगर मैं कोलिस यूज करूं, मैं यहाँ पे कोलिस आपको यूज करके दिखाता हूँ, df1 डॉट कोलिस, ओके, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ 2, इसका मतलब इस 4 से, ये जो डिफॉल्ट नंबर ऑफ पार्टीशन 4 है, इस 4 से मुझे जो है नंबर ऑफ पार्टीशन को डिक्रीज करना है, ओके, 2 करना है। और ये जो नया डेटा फ्रेम बनेगा, इस डेटा फ्रेम का मैं नाम रखता हूँ df3 और इस कोड को मैं क्विकली रन करता हूँ। जब मैंने इस कोड को रन किया और फिर से मैं जो df3 डॉट आरडीडी करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ मैं गेट नंबर ऑफ पार्टीशन, और जब गेट नंबर ऑफ पार्टीशन किया मैंने, तो आप देखोगे कि मेरा जो यहाँ पे आंसर आ रहा है 2। मतलब जो df3 है, जो कोलिस df1 पे कोलिस करने के बाद जो जनरेट हुआ df3, तो इसका जब मैंने गेट नंबर ऑफ पार्टीशन किया, तो गेट नंबर ऑफ पार्टीशन जब मैंने किया तो मेरे पास जो आउटपुट में अब जो नंबर ऑफ पार्टीशन है वो है 2। मैंने बोला था आपको कि कोलिस को जब हम तब हम यूज करेंगे जब हमें नंबर ऑफ पार्टीशंस को डिक्रीज करना होगा, और ये एक लाइव एग्जांपल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो आई होप कि आपको जो है ये सारा कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपको समझाया कोलिस और रीपार्टीशन के रिगार्डिंग, आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपको समझाया कोलिस और रीपार्टीशन के रिगार्डिंग वो आपको समझ में आया होगा। 3 इंपॉर्टेंट बातें मैंने बोली कि रीपार्टीशन के अंदर डेटा का हैवी सफलिंग है, रीपार्टीशन से नंबर ऑफ पार्टीशंस को डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं, और तीसरा पॉइंट क्या बोला था, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। रीपार्टीशन से डेटा के अंदर हैवी सफलिंग है, हाँ, और चूंकि इसके अंदर डेटा की सफलिंग होती है, ये कॉस्टली ऑपरेशन है, ओके। जबकि कोलिस के अंदर मैंने क्या बोला था कि इसको सिर्फ जो है हम नंबर ऑफ पार्टीशंस को डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, इसमें डेटा की सफलिंग नहीं है और इसलिए कम कॉस्टली है, ओके। तो अगर जब भी आपको नंबर ऑफ पार्टीशन डिक्रीज करना हो तो आप कोलिस को यूज करोगे, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा अगर आपको नंबर ऑफ पार्टीशन को डिक्रीज करना है तो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि डेटा सफलिंग एक कॉस्टली ऑपरेशन है बिग डेटा के अंदर, और हमेशा हमें कोशिश करना है कि इस सफलिंग को मिनिमाइज करें, ओके। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट हो तो आप ज़रूर जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और ज़रूर ये पूरा वीडियो सीरीज़ जो है आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स जो भी PySpark सीखना चाह रहे हैं उनको शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जो है, ये पूरा वीडियो सीरीज उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यूज क्रैक करने में और बड़े बड़े ऑफर लेने में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर, बाय।